मुस्लिम महिलाएं इन पर्टिकुलर, उनके राइट्स क्या हैं, अभी सिचुएशन क्या है। हलाला जैसे एक इशू हो गया जो उनका शरिया लॉ है उसमें बहुत क्लियरली अंकित है। फर्दर अगर मैं इसको एक्सपैंड करके पूछना चाहूँ कि भाई उनका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इनहेरिटेंस क्या है, साथ ही साथ पॉलीगैमी जैसा जो अगेन इशू है इस्लाम में जो प्रैक्टिस होता है, क्योंकि उनका लॉ अलग चलता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके तहत बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ चलता है। शो से पहले हमारी बात भी हुई थी 1973, जहाँ तक मुझे याद है आपने कोट किया था, 1973 में ये ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड का गठन होता है और वो सब चीज़ें होती हैं उसमें जो कि एंटी विमेन है। ये बात कहना गलत नहीं होगा, एंटी मुस्लिम विमेन, जो उनके जो कम्युनिटी की महिलाएं हैं उनके लिए एंटी है। जी बताइए। जी, तो वैसे तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है भारत का, उसके अनुसार जो महिलाओं के अधिकार हैं उसके अनुसार, मुस्लिम महिलाओं के अनुसार उसके आधार पर परिभाषित होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर। अब इसमें स्मृति जी अगर हम फिर अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअली इसको देखें, क्योंकि आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करी है, तो ये ना जैसे अगर हम सभी जानते हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट आया उसमें जो हिंदू महिलाएं हैं उनके बहुत सारे जो अधिकार हैं वो परिभाषित हुए और 1951-52 से 1955 तक ऐसे बहुत सारे जो है उस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे जो है विषय आए जिनमें संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर महिलाओं के क्या वो होने चाहिए, उसमें संशोधन होते रहे। 2006-07 में भी फिर संशोधन हुआ जिसमें कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें भी उनका अधिकार होगा, ये बात जोड़ी गई। और इसी प्रकार से उनको जो है तलाक देने का अधिकार, डिवोर्स का अधिकार मिला और ऐसे बहुत सारी कई चीज़ें जो है परिभाषित हुई। तो उस समय जब हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा था और इसमें हम सभी जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय जो अगर हम पार्लियामेंट में जिस प्रकार की डिबेट्स हुई, अगर हम उनमें जाके देखें तो बार बार यह प्रश्न उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके समक्ष ये बार बार जो है संबोधन किया गया। जेपी कृपलानी जी जो उस समय के बड़े समाजवादी जो है चेहरा थे, उन्होंने इस बात को कहा नेहरू जी को कि आप इसमें मुस्लिम महिलाओं को क्यों वंचित रख रहे हैं, बाकी सबको आप यहाँ जोड़ रहे हैं लेकिन आप मुस्लिम महिलाओं को इससे क्यों वंचित करना चाहते हैं। ये आप तो एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाने का सोच रहे हैं, मतलब कि जो कि सिर्फ पंथ के आधार पर या जनरल पार्लेंस में कहीं तो धर्म के आधार पर आप जो है एक कानून को लाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु उस समय भी जो एक हम ये कह सकते हैं जो रूढ़िवादी सोच है समाज में, वो एक तरह से वहाँ हावी रही और उस समय मुस्लिम महिलाओं को इस तरह का समान अधिकार नहीं मिल पाया और इसीलिए वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत ही गवर्न अभी तक हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे मुस्लिम समाज में ऐसे प्रगतिशील लोग नहीं थे जो चाहते थे कि मुस्लिम महिलाओं को भी इसी तरह के समान अधिकार मिले। और इससे मुझे ध्यान में आता है कि महाराष्ट्र में हामिद दलवाई नाम के एक सोशल वर्कर थे, जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने 1970 में मुस्लिम सत्यशोधक समाज इस तरह का एक जो है संस्थान प्रारंभ किया और वो ज्योतिबा फुले का जो सत्यशोधक समाज संस्थान था उससे वो प्रभावित होकर प्रेरणा लेकर उन्होंने उसे खोला था और उससे आधार पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां महाराष्ट्र में करी जहां जो ये इसी विषय को उठाया गया। 2018 में भारत सरकार कानून लाई जो 3 तलाक का कानून लाई, 3 तलाक को बैन किया गया। उसकी बात उन्होंने 1970-71 में उस समय करी हामिद दलवाई जी ने और ये कहा कि हमें जो है एक तो महिलाओं के ऊपर, जो मुस्लिम महिलाएं उनको बुर्का पहनने पे जो है मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जो ये 3 तलाक है उसको जो है तिलाके बिद्दत उसको जो है जो गैर कानूनी करना चाहिए और बहुविवाह को, मुस्लिम बहुविवाह पॉलीगैमी जो है उसको जो है समाप्त करना चाहिए और इसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। तो एक कहीं ना कहीं वो एक बड़ा अच्छा मूवमेंट वो प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे थे। और आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, जैसे आपने अभी खुद ही बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 1973 में हुई, तो 70, 71, 72 में एक मुस्लिम सत्यशोधक समाज के द्वारा कुछ प्रयास प्रारंभ हुए।
कुछ इस दिशा में प्रयास होने शुरू हुए। उसी समय 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक, ये चाहे ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आज हाँ जैसा आपने कहा, आज हम जानते हैं कि एक इसका जो प्रभाव है उस समाज पर और जिस तरह से एक वो उनका नेतृत्व लेकर बात करते हैं, उसकी स्थापना होती है और उसे कहीं ना कहीं आप देखिए सरकार के द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है। बहुत बड़ी दिल्ली में उन्हें जगह दी जाती है और हर तरीके से 1973 के ऑनवर्ड्स उसके बाद। और जब अगर आपको ध्यान होगा, जब ये 3 तलाक का विषय सुप्रीम कोर्ट में आया पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरोध में जजमेंट दिया कि इसे बैन किया जाना चाहिए, उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपने सबमिशंस दिए हैं वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस प्रकार के सबमिशन उन्होंने वहाँ पे दिए हैं कि महिलाओं को जो है वो पुरुषों से उनमें कम समझ होती है, तो इसीलिए जरूर इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब उनको इतनी समझ नहीं है, और जो है ये जो कानून है ये उनको ध्यान में रख के दिया गया, इससे कोई गर्व नहीं। तो आप इतना, जिसे हम कह सकते हैं कि महिला विरोधी बयान उनके जो उन्होंने सबमिट किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इस प्रकार की संस्थाएं जो हैं, और इसका मैं एक थोड़ा सा पैरेलल भी ड्रॉ करना चाहूँगी स्मृति जी, वो ये कि उन्होंने उस समय एक सिग्नेचर मूवमेंट चलाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और 1 करोड़ से ज़्यादा जो है सिग्नेचर उन्होंने उसमें लिए। और उसी को अगर आपको ध्यान हो तो 19वीं शताब्दी में, क्योंकि देखिए हर समाज में कहीं ना कहीं जब कोई कुरीतियाँ आती हैं, बुराइयाँ आती हैं, तो उन्हें कौन संबोधित करता है? अपने समाज को ही संबोधित करना पड़ेगा। तो हमें ध्यान में आता है कि जब हिंदू पुनर्विवाह को लेकर, जब विधवा विवाह को लेकर एक बड़ी हमारे समाज में समस्या थी, तो उस समय 1856 में जो है इसको, उस समय ब्रिटिश सरकार थी तो उस समय ये कानून लाया गया। तो उस समय भी कोई इतना आसान नहीं था इस कानून को लाना, तो उस समय भी इस तरह की समाज के अंदर ही बहुत आपस में विरोधी ताकतें थी। जो कोई कह रहा था कि ये होना चाहिए, किसी ने कहा नहीं होना चाहिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी इसके साथ खड़े थे, वो एक तरह से लीड कर रहे थे। तो एक सिग्नेचर कैंपेन उस समय भी हुआ ऐसा ही, जो आज हम change.org और इसके माध्यम से देखते हैं। तो जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी जब उस सिग्नेचर कैंपेन के लिए निकले, तो उनके पास मात्र कुछ 900 कुछ सिग्नेचर उनको प्राप्त हुए। और राधाकांत देव, वो एक प्रतिष्ठित बड़े समाज में उस समय उनका स्थान था बंगाल में, वो इसके विरोध में खड़े थे। ऐसा नहीं था कि समाज में विरोध नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा कानून लाया जाना चाहिए। वो 30,000 से भी ज़्यादा सिग्नेचर लेके आए उसके लिए। परंतु क्योंकि जब जो समाज प्रगतिशील समाज होते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, तो फिर भी उसके बाद भी जो है वो कानून बना, और उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि इसमें जो विधवा पुनर्विवाह को लेकर एक सकारात्मकता समाज में आई।